हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, केवीएस और एनबीएस 2025 नोटिफिकेशन आ चुकी है। आपके सामने बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो कह सकते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपका प्रीलिम्स का भी डेट आउट हो चुका है। 10 और 11 जनवरी अभी ऑफिशियल नोटिस है। एग्जाम होगी और जो फर्स्ट पेपर होगा दोस्तों, वो आपके लिए कॉमन होगा। हर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सबके लिए कॉमन है। तो कह सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। 1/3 नेगेटिव भी है। तो मैं सोचा कि मैं अपने चैनल पर पहले टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की सीरीज चला रहा था, लेकिन अब सोचा कि पहले प्रीलिम्स को लेकर पहले उसको सिलेबस जो भी है उसको कवर करवा देते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि आपको देख प्रीवियस से जितने भी टीचिंग एग्जाम से केवी का हो, चाहे DSSB का हो, चाहे EMRS का हो, या कोई भी टेट एग्जाम हो, तो उनसे क्वेश्चंस मैं निकाल कर लाया हूँ। फिजिक्स हो, सॉरी, अभी SST बैकग्राउंड से आज का पेपर मैं करवाऊंगा, जिसमें भूगोल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिविक्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग मुझे मोटिवेट करेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है नहीं है, और कोशिश करेंगे आप मेरे चैनल पर अंत तक रहें। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा और प्रीवियस जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन उसी को मैं डिस्कस करूँगा, ताकि वो बार बार रिपीटेड होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि कौन से जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हैं उसको पहले सॉल्व करेंगे अच्छे से, और बचे हुए क्वेश्चंस को फिर हम लोग पढ़ेंगे, या फिर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि और क्या चाहिए आपको। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, संविधान सभा को सबसे पहले कौन ड्राफ्ट किया था, कौन ड्राफ्ट किया था, ठीक है, किसने बनाया। कहा कि मतलब संविधान सभा को, भारत के संविधान को किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नमेंट जनरल इन काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द। तो दोस्तों ये बीपीएससी टीआरई 2 की क्वेश्चन है, जहां पर ये पूछा गया था। तो आपका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है 6 दिसंबर, 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर 1946 बी आर जो हैं, अंबेडकर जी ने क्या किया था कि ये मतलब उन्होंने स्थापना की थी और इसको अपनाया था। किसने अपनाया था, संविधान को किसने बनाया। तो संविधान को सिर्फ बी आर अम्बेडकर जी का ही इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, उसमें जो भी मेंबर्स थे, जो भी कमिटी था, उन सभी को कहा जाता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया यानी आपका सी हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं भारत के संविधान सभा, भारत के संविधान सभा जो है, इसको आपका भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने भारत के संविधान को बनाया। और मेन इंपॉर्टेंट जो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड थे, यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड थे। 6 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान सभा का एक मतलब उन्होंने रखा, नींव रखी, और संविधान बनने में कितने साल लगे थे, 2 इयर्स, 2 इयर्स 11 मंथ्स 18 डेज, ये आपका टाइम लगा था, ये टाइमिंग था। तो यहां से भी ये क्वेश्चन आपको बनने के चांस बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि संविधान सभा जब बना था, तो उसपे जब बन रहा था तो उस समय, इस समय की बात हो रही है, कितने लोग ने सिग्नेचर किया था। तो 286 मेंबर जो थे उन्होंने इस पर
साइन किया था उस समय, बाद में चेंज हुआ था लेकिन इतना उन्होंने किया था। 286 नहीं सॉरी, आपका 284 लोगों ने सिग्नेचर किया था मेंबर्स में, ठीक है। उसके बाद जो आपका था कि संविधान सभा को कब अंगीकृत कब किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत, ध्यान रखिए, वर्ड पर ध्यान रखिए, अंगीकृत किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यस, इसीलिए हम लोग इस दिन क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और यहां पर एक और क्वेश्चन बनेगा, 24 जनवरी को हमारे 1950 को फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है यहाँ तक? तो यहां से इतने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, भी बीपीएससी टीआरई सेकंड के क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द अमेंडमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है, उसमें संशोधन करने के लिए कौन कौन भाग ले सकते हैं, कौन कौन उसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें हैं, आप मुझे बताइए, इसका आंसर कीजिए। कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो आंसर तो मोर देन वन ऑफ द एबव। बीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों प्रेसिडेंट, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व होती है, संसद भी इन्वॉल्व होती है, न्यायपालिका भी सम्मिलित होती है, जुडिशरी भी होती है। तो ये सभी तीनों आंसर सही हो जाएगा, यानी आपका द स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच एज कंट्री क्लियरली स्टेट्स ऑल द बेसिक्स वैल्यू एंड कंसेप्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां क्वेश्चन ये कह रहा है कि द स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट इसमें से, एक्ट, सेक्शन, लॉ या प्रीएम्बल, जिसमें कहा गया है कि एक कंट्री जो है क्लियरली बताता है कि ऑल द बेसिक वैल्यू एंड कंसेप्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए। बस सही है, प्रीएम्बल हो जाएगा आंसर। प्रीएम्बल आंसर होगा, ये तो इजी है। प्रीएम्बल, प्रस्तावना, इसमें डिटेलिंग और देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा प्रीएम्बल होगा। ये पूछा गया क्वेश्चन EMRS TGT में पूछा गया, देखते हैं इसका क्वेश्चन जो है आपका। हाँ चलिए, हाँ ये कहा गया कि प्रस्तावना वो कथन है जिसमें कोई देश अपने संविधान के सभी बुनियादी मूल्यों और अवधारणा को स्पष्ट ढंग से कहता है। यानी जो देश का कोई भी बेसिक वैल्यू और कंसेप्ट जो होता है संविधान का, किसी देश के संविधान का क्या होता है, ये सभी चीजें बताया जाता है प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में। ये सभी चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रीएम्बल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, which of the following type of justice is discussed in the preamble of the Indian Constitution? तो किस प्रकार का न्याय की बात कही गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमारे प्रीएम्बल में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस की बात कही गई है। हमारे प्रीएम्बल में इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस की बात कही गई है और साथ ही साथ पॉलिटिकल की बात कही गई है। तो तीनों चीज अगर जहां पर आपको देखने को मिलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए,
नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक केवी का 2013 में पूछा गया, टीजीटी में 2013 और 14 दोनों में पूछा गया है कि जो चीफ सोर्स मतलब इंपॉर्टेंट जो सोर्स है पॉलिटिकल पावर का इंडिया में, वो क्या है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है, पीपल है या पार्लियामेंट है? तो हमारा जो चीफ सोर्स है दोस्तों पॉलिटिकल पावर का, वो लोग है, सिटीजन्स है, यानी पीपल है। क्लियर है? ये केबी एग्जाम्स में पूछी गई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who of the following called the Constitution of India a lawyer's paradise? कह रहा है कि who of the following called, इसमें से इन्होंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन को a lawyer's paradise, मतलब लॉयर्स मतलब आपका वकीलों का स्वर्ग किसे कहा गया है? ठीक है, तो एवर्ड जेनिंग्स को कहा गया, एवर्ड जेनिंग्स को कहा गया है। कहे उन्होंने कहा था लॉयर पैराडाइज कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। क्लियर है? आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए केबी की क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी 2022 में ये पूछा गया है। आपको बताना है, इसमें स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट है कि ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। कह रहा है कि ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, यानी जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है। जहां भी जिस देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन वो डेमोक्रेटिक है, या ऑल कंट्री दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, या जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर जो हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है आपका गलत है। कि स्टेटमेंट फर्स्ट इसलिए गलत हो जाएगा कि सभी डेमोक्रेट, जहां ऑल कंट्री दैट हैव, सभी कॉन्स्टिट्यूशन वाला कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन जरूर है। समझ में आ रहा है ना चीजें? तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है फॉल्स है और सेकंड जो है आपका ट्रू है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के तरफ मूव करते हैं। ये भी केवी एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, केवी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट, इसी टाइप का आपका केवीएस में पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों। केवीएस में क्वेश्चंस इसी टाइप का स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ज्यादा तो मोस्ट प्रोबेबली आप प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, ठीक है, या फिर आप करोगे भी। चलो, यहाँ पे एक वैल्यू है, इसका मीनिंग है। सोवरेन का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, फैटर्निटी, सेकुलर का मतलब क्या होता है, आंसर बताइए। तो दोस्तों आंसर हम लोग चलते हैं। सोवरेन का मतलब होता है पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन। तो पहले सेकुलर से समझते हैं। सेकुलर, ओके, तो सेकुलर का मतलब एक ऐसी कंट्री जहां पर गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, मतलब सरकार, देश की जो सरकार होती है वो किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करती है, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, उसको हम लोग सेकुलर कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सेकुलर कंट्री कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं फैटर्निटी। फैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, मतलब हम लोग पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। लोग कैसे रहते हैं? शुड रहना चाहिए ब्रदर और भाई की तरह, है ना। तो इंडिया में है ये चीजें। रिपब्लिक का मतलब होता है आपका रिपब्लिक का मतलब होता है आपका थर्ड, यानी हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड पर्सन, ठीक है, रिपब्लिक। और आपका सोवरन का मतलब होता है, सोवरन सेकंड, पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो। इस टाइप का क्वेश्चन आपको केवी में देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हम आपको ज्योग्राफी से करवा देते हैं
और काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ज्योग्राफी से भी आपको पॉलिटिकल से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, कुछ क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से करवाएंगे, ताकि हर दिन कुछ ना कुछ हर चैप्टर से 10-10, 20-20 क्वेश्चन आपको चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं जाना नहीं है। चैनल पर आप पहली बार है तो प्लीज चैनल पर रहिए और कोशिश कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है, विच इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी मंदाकिनी। है ना, हमारी जो गैलेक्सी मंदाकिनी है, मिल्की वे है, उसके नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, साइरस, वेगा या मोर देन वन ऑफ द। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जो है आपका, ये हमारा जो मंदाकिनी, जो आकाशगंगा मंदाकिनी है, ये सबसे नजदीक है। पता है ये कितना प्रकाश वर्ष है? 22 लाख प्रकाश वर्ष किलोमीटर, 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है ये। ठीक है, तो इसकी संरचना हमारे मंदाकिनी के समान ही हुई है। एंड्रोमेडा भी जो है ना, हमारे जो गैलेक्सी मंदाकिनी है उसी के तरह आपका इसका संरचना देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें भी हमारे मंदाकिनी के तरह ही बहुत सारे तारे हैं, 2 लाख के करीब, 2 लाख खरब कह सकते हैं तारे हैं। पृथ्वी के नगन आंख के द्वारा दिखने वाले सर्वाधिक दूर की इकाई है। साइरस या डॉग स्टार की अगर हम बात करें, रात में आकाश में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। अगर हम साइरस की बात करें या डॉग स्टार की बात करें, डॉग स्टार की बात करें तो ये एक स्टार है, रात में चमकने वाला एक तारा है, रात में चमकने वाला एक तारा है। ठीक है, इसकी द्रव्यमान सूर्य से दोगुना है। ये साइरस जो हुआ और डॉग स्टार की जो द्रव्यमान है वो सूर्य से भी ज्यादा है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। ठीक है, तो और हम कह सकते हैं ये सौर मंडल से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, और हम कह सकते हैं प्रॉक्सिमा, हमारे पृथ्वी का, ये भी क्वेश्चन पूछता है आपको कि हमारे पृथ्वी के नजदीक जो तारा है सन के बाद, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है आपका सूर्य के बाद हमारा सबसे नजदीक अगर तारा है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। उसके बाद साइरस या डॉग स्टार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये DSSB TGT 2018 में आपको पूछा गया है। इसको आप देखिए। ठीक है, इसको आप देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओरियन इज अ वेल नोन कंस्टलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग द विंटर इन द लेट इवनिंग। व्हाट इज द अनदर टर्म फॉर द कॉन्स्टलेशन। जो ये सौर मंडल है, जो एक नक्षत्र जिसके रूप में ओरियन को एक प्रसिद्ध नक्षत्र के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो तारे के समूह को हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ स्टार दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। और कह सकते हैं कि इस तरह से हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप देखने को मिलेगा तारे के जैसे इस तरीके से एक शेप बनाते हैं। ठीक है, तो समूह जो है ओरियन है ना, एक प्रकार का कॉन्स्टलेशन है, तारे का समूह है जो एक नक्षत्र है, जो विंटर लेट इवनिंग मतलब शाम के जो समय है उस समय, विंटर के शाम के समय में ये दिखता है जनरली। तो उसको और किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों उसको हंटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ग्रीक लोग जो थे, ठीक है ना, जो ग्रीक लोग थे उन्होंने ओरियन को हंटर के नाम से भी, इसको यूनानियों ने इसका नाम दिया था। ठीक है, क्योंकि यूनानियों ने अपनी पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध शिकारी जो है ओरियन के नाम पर इस नक्षत्र का नाम रखा है। तो यूनानियों ने इस जो नक्षत्र मतलब कॉन्स्टलेशन जो है, तो यूनानियों ने उनकी जो शिकारी था, हंटर जो था,
उसका प्रसिद्ध, उनकी कथाओं में हंटर का नाम ही था ओरियन, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था ओरियन, और इसको हम हंटर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का। अपार्ट फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ? तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया अल्फा सेंचुरी, तो अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होगा अपार्ट फ्रॉम द सन, सन से, ठीक है ना, तो अपार्ट फ्रॉम द सन, ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि आपका अल्फा सेंचुरी जो है, देखो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ध्यान रखना दोनों में प्रॉक्सिमा सेंचुरी, क्वेश्चन में अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी रहता, ठीक है ना, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता, लेकिन क्वेश्चन में अल्फा सेंचुरी दे रखा है, क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी की अगर हम बात करें तो दोनों में एक कॉमन डिफरेंस है। अगर पृथ्वी सन के नजदीक बात करेंगे, ठीक है, पृथ्वी के लगभग जो अल्फा सेंचुरी जो है पृथ्वी से लगभग 4 अल्फा सेंचुरी जो पृथ्वी से लगभग 4.35 है दूरी पर, ठीक है, 4.35 जो है प्रकाश वर्ष जो है, सबको लाइट ईयर हम लोग बोलेंगे, लाइट ईयर की बात करेंगे, ठीक है। और जो आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है 4.25 लाइट ईयर, इतने दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अल्फा सेंचुरी जो है क्वेश्चन में 4.35 दूरी है, प्रोक्सिमा से दूरी पर है 4.35, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा सेंचुरी हो जाएगा, क्योंकि प्रोक्सिमा सेंचुरी आंसर में ऑप्शन में नहीं दे रखा, अगर दे दिया रहता तो आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी आंसर होता, ठीक है। आपको पता है एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। एक प्रकाश वर्ष 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए इतना सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिला, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द विच वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेपियल कैरेक्टर ऑफ द यूनिवर्स? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पहले आएगा, मतलब उसका क्रमबद्ध बताइए क्या क्या होना चाहिए। ब्रह्मांड की आकाशीय विशेषता का कौन सा क्रमबद्ध सही है? तो पहले जो होगा वो आपका मिल्की वे होगा, लोकल ग्रुप दूसरा होगा, लोकल सुपर क्लस्टर तीसरा होगा, और यूनिवर्स आपका चौथा होगा। तो MLLU याद रखें, MLLU म्लू करके कोड याद रखेंगे, याद हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर है हमारा यूनिवर्स का, जो क्रमबद्ध है हमारा, वो किस क्रम में है, ब्रह्मांड की जो आकाशीय विशेषता है वो कौन सा क्रम है? तो पहला है मिल्की वे, L फॉर लोकल ग्रुप, L फॉर लोकल सुपर क्लस्टर, और E फॉर यूनिवर्स, ठीक है। ये सभी याद रखेंगे, याद रहेगा आपको, ठीक है। आपको पता है बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी जो है वो आपको किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेटर ने आपका बिग बैंग थ्योरी को दिया था, ठीक है ना। बिग बैंग लेमेटेयर, ठीक है, याद रखेंगे। बिग बैंग थ्योरी जो है उसका जन्मदाता जो थे जॉर्ज लेमेटेयर ने दिया था। क्लियर है? चलो आगे हम लोग बात करेंगे
ये केवीएस टीजीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज आवर सोलर सिस्टम, हम बीपीएससी में पूछा गया है किस प्रकार का हमारा सोलर सिस्टम का सिस्टम क्या है, किस टाइप का है, क्या ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है या मोर देन वन। तो इसका क्लोज सिस्टम आंसर हो जाएगा, क्लोज सिस्टम, क्योंकि हमारे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें तारों का, ग्रहों का, एस्ट्रॉयड का, ये सभी चीजों का ग्रुप है, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम आंसर हो जाएगा। और आपको पता है 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में। आगे का 4 जो प्लैनेट है, आगे का मतलब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आपका वीनस, उसके बाद आपका अर्थ, वीनस के बाद अर्थ, उसके बाद मार्स। इसको MVEM, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, MVEM जो है आपका, इसको इनर प्लैनेट कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं। उसके बाद जो आगे का, फिर इसके मार्स के बाद अगर आप देखोगे तो जुपिटर, ठीक है, जुपिटर के बाद आपका सैटर्न, ओके, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो 4 है आपका, इसको आउटर प्लैनेट कहते हैं, आउटर प्लैनेट कहते हैं, प्लैनेट, प्लैनेट, ओके। ठीक है, ये सभी चीजें याद रखेंगे आप, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे कि क्या हमारा क्वेश्चन है। चलिए, व्हाट आर मैग्नेटिक स्टॉर्म, मैग्नेटिक तूफान, चुंबकीय तूफान क्या है? डिस्टर्बेंस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, चेंज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल, storm generated in the ocean due to high magnetic currents या increase in the strength of magnetic pole। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका होगा वो हो जाएगा आपका डिस्टर्बेंस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि सूर्य जो है कभी कभी सौर हवा का तेज जो होता है उछाल उत्सर्जित करता है, जिसे कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है, ठीक है। सौर हवा का वह झोंका जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बाहरी भाग को प्रभावित करता है, जो एक जटिल दोलन से गुजरता है। यह पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष वातावरण में विद्युत धाराएं उत्पन्न करती है तथा चुंबकीय तूफान यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म का निर्माण करती है। क्लियर? चलो आगे हम बात करेंगे नंबर 15, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज अप्रॉक्सीमेटली, DSSB की पूछी हुई क्वेश्चन है 2014 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.36 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। चलो आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Find among the following the raw material on which the manuscript were written during early period in India। ठीक है ना, तो NVS 2022 में PGT में क्वेश्चन पूछा है कि उस रॉ मटेरियल को ढूंढना है जो मैन्युस्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है। हस्तलेखन पत्रिका जो होती थी, पहले कोई मटेरियल नहीं होता था ना, तो हाथ से पांडुलिपि जिसको बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, क्या यूज किया जाता था? तो भोजपत्र। दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में भोजपत्र या फिर तार पत्र जो मिलता था उसी पर लोग क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे। तो भोजपत्र का यूज होता था, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन अब मैं आपको करवा रहा हूं, क्लियर है? द फर्स्ट थिंग दैट प्रिमिटिव मैन लर्नड वाज, जो आदि मानव, प्रिमिटिव आदि मानव काल जो थे, उन्होंने सबसे पहले क्या सीखा था? DSSB 2014 या 15 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। तो क्या चक्के बनाना, टू मेक अ व्हील, या फिर डोमेस्टिकेट एनिमल, या फिर जानवरों को पालना, या फिर टू लीड अ सेटल लाइफ, या फिर कहीं पर व्यवस्थित तरीके से रहने के लिए सीखा उन्होंने, या फिर टू मेक फायर, या फिर आग को जलाने के।
तो सबसे पहले उन्होंने आग को जलाने के लिए सीखा था, टू मेक फायर। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पन टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू लार्ज ब्लॉक। तो हड़प्पन टाउन जो है किस टाइप के ब्लॉक में डिवाइड किया गया था, दो भाग में डिवाइड किया गया था, ठीक है। और वो जो था उसका शेप था रेक्टेंगुलर। कैसा शेप था? रेक्टेंगुलर शेप था, ठीक है ना। एक पश्चिम की तरफ, एक पूरब की तरफ। तो पश्चिमी जो होती थी वो स्मॉल रेक्टेंगुलर होता था, छोटा होता था। शेप तो रेक्टेंगुलर था लेकिन साइज में छोटी थी, लेकिन हाइट में ऊंची होती थी, पश्चिमी वाला भाग। और जो पूर्वी वाला भाग जो यानी आगे वाला जो भाग होता था, शेप में तो रेक्टेंगुलर ही होता था, आयतकार, लेकिन निचली भाग में होती थी, लेकिन बड़ा होता था। क्लियर है? पूर्वी वाला भाग बड़ा होता था निचली पैदान पर, पश्चिमी वाला भाग छोटा होता था उचली पैदान पर। क्लियर है यहाँ तक? चलो आंसर आपका मिल गया, रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट, हड़प्पा सील वाज यूजुअली मेड ऑफ द सॉफ्ट स्टोन कॉल्ड, क्या कहते थे? हड़प्पा जो सील बनता था वो किस स्टोन का यूज किया जाता था? DSSB PGT 2018 का यह क्वेश्चन है। तो उसमें स्टीटाइट यूज किया जाता था। स्टीटाइट एक प्रकार का स्टोन है, स्टीटाइट, और उसी स्टोन का यूज किया जाता था, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेज द इंडस वैली पीपल यूज्ड, जो हड़प्पन इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता था, उसमें जो लोग कंस्ट्रक्ट करते थे अपने घरों को, आसपास के सराउंडिंग जो बनाते थे, वो क्या क्या यूज करते थे? तो वुड, सैंडस्टोन, बेक्ड एंड बर्न्ट ब्रिक्स, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो उसमें आपका वुड का यूज लकड़ी का होता था, और बेक्ड एंड बर्न्ट ब्रिक्स यानी मोर ऑफ द, ये हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर, दोनों का यूज होता था, ठीक है ना। पके हुए ईंट और लकड़ियों का यूज कर, जनरली दरवाजे खिड़कियों के लिए लकड़ी का यूज होता था, नदी नालाएं वगैरह बनाने के लिए काफी कह सकते हैं शहरी कंस्ट्रक्शन था, और कह सकते हैं कि बहुत ही काफी वेल डेवलप्ड कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा सिविलाइजेशन में, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताना कि ईंट का साइज क्या होती थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में। आई विल चेक। ओके, तो आज की वीडियो यहीं अंत करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, यूजफुल था या नहीं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।